हरे कृष्णा। हम लोग ने लास्ट टर्न पे रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था इंडिविजुअल का। एक बार सब लोग मेरी तरफ देखिए। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग हर साल निकालते हैं कि जीवन में एक बार निकालते हैं? हर साल, यानी आपने पढ़ा था हर प्रीवियस ईयर में निकलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। ओआर हो सकता है, या तो इंडिविजुअल, या एनओआर हो सकता है, या फिर एनआर हो सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही ये एडिशनल कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पेन रख दीजिए, कुछ ना करिए इस समय, सिर्फ मेरे को देखिए। तो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जब इंडिविजुअल का निकालते हैं तो पहले हम ये चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो हम आगे कुछ भी और चेक नहीं करते हैं, और अगर रेसिडेंट होता है तो हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फिर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए दो बेसिक कंडीशंस देखी थी। पहली बेसिक कंडीशन थी कि वो 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, 182 डेज या उससे ज्यादा। और अगर पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं पूरी होती तो आप सेकंड चेक करेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि कम से कम वो 60 डेज होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में वो 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन थी उसकी दो एक्सेप्शंस आपने पढ़ी थी, यानी दो ऐसी सिचुएशन पढ़ी थी जहां से हम कंडीशन जो बेसिक कंडीशन 2 है वो नहीं पूछते, केवल बेसिक कंडीशन 1 पे डिसाइड करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। जिसकी पहली एक्सेप्शन थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए या एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो नहीं पूछते। या फिर दूसरी आपने एक्सेप्शन पढ़ी थी, इंडियन सिटीजन है और या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया आए हैं विजिट के लिए, तो हम नहीं पूछते। ऐसे केस में हम दोनों में से पहली बेसिक कंडीशन पूछते हैं, सेकंड वाली नहीं पूछते। देन फिर आपने ये देखा था कि अगर कोई रेसिडेंट बन जाता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दो एडिशनल कंडीशन थी, जिनका दोनों को दोनों पूरा होना जरूरी था। एक थी पिछले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल कम से कम आप रेसिडेंट हो, और दूसरी थी कि पिछले 7 सालों में 7 इयर्स में 730 डेज आप इंडिया में रहे। ये आपकी दो एडिशनल कंडीशन, दोनों की दोनों अगर आप पूरी करेंगे तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, नहीं पूरी करते हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझने जा रहे। निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि सर, अगर आप दो बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक पूरी कर देते हैं, जैसा कि आपने सीखा, तो आप रेसिडेंट हैं, या दोनों पूरी कर दें तो भी रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप दोनों नहीं पूरी करते, दोनों नहीं पूरी करने से मेरा मतलब यह है कि पहली पूरी नहीं करी और दूसरी अगर पूछनी थी उससे तो पूछी और पूरी नहीं करी, या पूछनी ही नहीं थी, एक्सेप्शन में था। तो हम लोग ने कहा कि भाई ऐसे केस में आप रेसिडेंट तो नहीं बने, क्योंकि दोनों में से कम आप एक पूरी करते तो आप रेसिडेंट बन जाते। आपने दोनों ही नहीं पूरी करी, तो ऐसे केस में निर्मला जी कह रही है सर एक मिनट रुकिए, इनको डायरेक्टली अभी आप नॉन रेसिडेंट मत बोलिए। हमने कहा मैडम कैसी बातें कर रही हैं, इन्होंने दोनों बेसिक कंडीशंस पूरी नहीं करी हैं तो हम इसको नॉन रेसिडेंट बोल रहे हैं ना। अगर पूरी करी होती तो हम रेसिडेंट की कैटेगरी में डालते, लेकिन अगर दोनों ही पूरी नहीं करी हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन रेसिडेंट। निर्मला जी कह रही जरा रुक जाइए सर, नॉन रेसिडेंट मत बोलिए। हमने कहा फिर, कह रही सर आप चेक कर लीजिए कि ये डीम्ड रेसिडेंट के केस में तो नहीं आते। हमने कहा ये क्या नई कहानी है, कह रही हाँ कुछ तो है, ये पहले नहीं था लॉ में, ये निर्मला जी लाइन थी। हमने कहा डीम्ड रेसिडेंट कहना क्या चाह रही हैं? निर्मला जी कह रही हैं सर, हम आपको दो केसेस पढ़ाएंगे डीम्ड रेसिडेंट के, केस 1 केस 2, उसमें कुछ कंडीशंस पढ़ाएंगे। अगर आप वो कंडीशन पूरी करते हुए भी केस 1 में जा रहे हैं या केस 2 में, जो भी ये भी पढ़ते हैं,
तो हम आपको नॉन रेसिडेंट ना बोल के नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। हम डीम्ड कर लेंगे सर कि आप रेसिडेंट हैं, डीम्ड कर लेंगे। डीम्ड मतलब समझते हैं, मान लेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं इस समय मान लीजिए कि बाहर दिन नहीं है, रात है तो दिन लेकिन रात है। अब जब मानने की बात आती है कोई भी लॉ में, जब डीमिंग प्रोविजंस डाले जाते हैं तो उसमें कोई रीजन नहीं डाला जाता। डीमिंग मतलब मान लेना। मान लीजिए कि आप सीएस बन गए, समझ रहे हैं? तो निर्मला जी कह रही हैं सर हम डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के 2 केसेस लाए हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। हमने कहा मतलब कह रही केस 1 चेक कर लीजिएगा अगर आप उसमें भी नहीं जा रहे, फिर केस 2 चेक कर लीजिएगा अगर आप उसमें भी नहीं जा रहे तो आप अपने आप को नॉन रेसिडेंट बोलिएगा। हमने कहा मैडम फिर से बताइए थोड़ा सा। कह रही सर पहले बेसिक कंडीशन चेक होती हैं जो कि बच्चों ने सीख ली। अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो डीमिंग प्रोविजंस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेसिक कंडीशन 1 में भी पूरी हो गई, मे बी 2 पूरी हो गई, दोनों पूरी हो गई, डीमिंग प्रोविजंस में जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम एक बार देख आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डीमिंग प्रोविजंस में आ रहे हो। अगर हम डीमिंग प्रोविजंस में आ रहे हैं तो हम डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर डीमिंग में जा रहे हैं तो कभी भी ओआर नहीं बन सकते। अगर डीमिंग में जा रहे हैं तो ओआर नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? डायरेक्टली एनओआर। और अगर डीमिंग में भी नहीं जा रहे उन दोनों केसेस में तो हम नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ना हमने बेसिक कंडीशन पूरी करी, ना हमने वो डीमिंग वाली पूरी करी, तो हम बन गए नॉन रेसिडेंट। आखिर वो डीमिंग वाली है क्या, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो केस है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला केस आइए, डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इवन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द अबव 2 बेसिक कंडीशन। कह रहा मान लीजिए सर उस इंडिविजुअल ने ऊपर वाली दोनों कंडीशन पूरी नहीं करी, he is deemed to be resident but not ordinary resident in the cases given below। कह रहा है सर हम उसको डीम्ड कर लेंगे कि वो रेसिडेंट है। कौन सा रेसिडेंट है? नॉट ऑर्डिनरी वाला। अच्छा सर कौन से केसेस हैं? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में 3 कंडीशंस हैं। अगर आप तीनों की तीनों पूरी कर देते हैं, ऑल 3 फुलफिल कर देते हैं, तो आप डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। और तीनों नहीं पूरी करते तो केस 1 में फिर आप नहीं आ रहे। आइए देखते हैं जरा केस 1 है क्या। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है। आपको ये सेक्शन नहीं भी याद करना कोई बात नहीं, है ना। ब्रॉडर सेक्शन तो आपको याद ही है कि सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है, सब सेक्शन नहीं भी याद करना कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है सर। अंडर दिस केस एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ही पढ़ रहे हैं, shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if we satisfy following 3 conditions। क्या क्या 3 कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, ही इज एन इंडियन सिटीजन। कौन होने चाहिए आप? क्या यहां पे इंडियन ओरिजिन भी लिखा है? नहीं, इंडियन सिटीजन। इंडियन ओरिजिन के हैं नहीं है इससे कोई फर्क नहीं, आप क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। दूसरी बहुत जरूरी बात, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, मान लो आप निकाल रहे हो प्रीवियस ईयर 24-25 का, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। सर ये 15 लाख वाली इनकम में कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? इंडिया की इंडियन इनकम कि फॉरेन इनकम? तो कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? केवल इंडियन इनकम, मतलब ब्रैकेट में लिखा है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। दैट मींस बाहर की छोड़ के केवल इंडिया की, वो भी टैक्सेबल इनकम एग्जेम्प्ट डेटा की आपकी कितनी है सर? एक्सीड करती है 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। एक बार जरा नोट 2 पढ़ना, ये नोट 2, फॉर कंप्यूटिंग 15 लाख ओनली टैक्सेबल इनकम शैल बी कंसीडर्ड। केवल कौन सी इनकम कंसीडर करते हैं?
taxable. If income is exempt, it shall not be taken into consideration even if it is derived or received in India. मान लो आप इंडिया में खेती बाड़ी करते हो, आपकी एग्रीकल्चरल सोर्स से इनकम है, आपने कमाया खेती बाड़ी करके 1 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कह रहे सर इस 15 लाख के लिए हम केवल टैक्सेबल इनकम देखेंगे, हम वो 1 करोड़ नहीं देखेंगे। हमने कहा टैक्सेबल कह रहे बहुत सारी और चीजें, आप सैलरी से कमाते हो, कोई और जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी कमाते हो, अगर 15 लाख से ऊपर कमाए, 15 लाख से ऊपर, उसमें भी फॉरेन सोर्सेस का हटा के केवल इंडियन सोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की टैक्सेबल इनकम। तीसरा केस, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स in any other country or territory by reason of his domicile, residence or any other criteria of the similar nature. तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि किसी और देश में, इंडिया को छोड़ के किसी और देश में आपके ऊपर टैक्स उस साल नहीं लग रहा। मतलब ये प्रोविजन निर्मला, जरा सुनिए, प्रोविजन निर्मला जी ये लेके आई कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इंडिया में कमाया 15 लाख से ज्यादा, इंडिया में कमाया 15 लाख से ज्यादा, इंडियन सिटीजन भी है, लेकिन जब हमने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, मान लो वो निकल आया नॉन रेसिडेंट, दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा और किसी और कंट्री में भी टैक्स नहीं लग रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी कंट्री में भी टैक्स देने से बच जाए, इसलिए उसको डीम्ड कर लिया कि हम आपको मानते हैं कि आप हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें जो मुद्दे की बात है, जो पकड़ने वाली बात है, वो है कि ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब आपकी सालाना कमाई इंडिया की टैक्सेबल सोर्सेज में से 15 लाख से ज्यादा हो। यानी गरीबों के लिए ये प्रोविजन नहीं, अमीरों के लिए कह लीजिए, अमीर बोलेंगे इनको, मिडिल क्लास बोलेंगे, क्या बोलते हैं, चलो मिडिल ही बोलते हैं, चलो तो 15 लाख से ज्यादा जो है उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। क्या क्या फिर से समझते हैं। पहली कंडीशन, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम फॉरेन सोर्सेस की हटा के, टोटल टैक्सेबल इनकम फॉरेन सोर्सेस की हटा के 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, और किसी कंट्री में टैक्स नहीं बन रहा है आपका, ना ही रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से, ना ही सिटीजनशिप की वजह से, और किसी कंट्री में टैक्स नहीं बन रहा। अगर ये तीनों कंडीशन आप पूरी करते हैं सर, तो हम डीम्ड कर लेंगे कि आप हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट याद रखना, यहां पहुंचेंगे कब, जब बेसिक कंडीशन से आगे बढ़ गए होंगे। अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी हो गई तो यहां नहीं जाते। मतलब सर, मतलब मान लो एक बंदा है जो इंडिया में 200 दिन था, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में 200 दिन था, 15 लाख से ज्यादा कमाया और किसी कंट्री में टैक्स नहीं लगता। मान लो मिस्टर ए इस साल इंडिया में 200 डेज थे, 200 दिन, कमाई करीब 20 लाख रुपए, इंडियन सिटीजन है और किसी कंट्री पे टैक्स एप्लीकेबल इनकम के ऊपर नहीं है। अब देखा जाए तो बेसिक कंडीशन 1 भी पूरी हो रही है और ये वाले भी तीनों पूरे हो गए केस 1 के, तो हम इसको डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने कि वो बेसिक वाले की तरफ से चलेंगे। हाँ, बेसिक ये नहीं एप्लीकेबल है ऐसे केस में, ऐसे में तो वही बेसिक कंडीशन सर वो पूरी हो गई, फिर चेक होगा कि आप ओआर हैं कि एनओआर हैं, उसके लिए तो आपने पढ़ाई है कि अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेंगे तो ओआर है, नहीं तो एनओआर है। डीमिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हुए आपके लिए कि आप कहने सर हम तो डीम्ड एनओआर बन गए बैठ के, नहीं भैया नहीं। डीम्ड एनओआर तब है जब वो कंडीशंस पूरी ना कर रहा हो या 2 वाली पूछी ही नहीं जाती उससे, इसलिए डीमिंग है। समझ में आया। नोट नंबर 1 देखिए, यहां पे लिखा है आप होने चाहिए इंडियन सिटीजन। अगर मान लो कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है और 15 लाख से ऊपर उसने पैसा कमाया, किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं देना,
तो क्या ये कंडीशंस पूरी हो गई? नहीं जी नहीं, ये कंडीशन तभी पूरी होंगी जब आप कौन होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। पहले नोट में यही लिखा है, above केस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजन। भले ही वो इंडियन ओरिजिन का क्यों ना हो, इंडियन ओरिजिन के हैं या नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इन कंडीशन के लिए इंडियन सिटीजन होने चाहिए। समझ में आ गया? और दूसरा तो आपने पढ़ी रहा, टैक्सेबल इनकम देखेंगे, एग्जाम पार्ट नहीं देखेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं आता हूं केस 2 में। सर ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं? बिल्कुल, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, दोनों अलग अलग केसेस हैं। केस 2 में टोटल 4 कंडीशन है। अगर आप चारों की चारों पूरी कर देंगे तो हम आपको डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, और नहीं तो आप जानते ही फिर आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर जब आपने दो बेसिक कंडीशंस पढ़ी, 182 डेज वाली पहली वाली और दूसरी वाली 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 डेज, तो जो सेकंड बेसिक कंडीशन पढ़ी थी उसकी दो एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी आपने कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और दूसरी जो पढ़ी थी उस पर फोकस करिए ज्यादा। दूसरी आपने पढ़ी थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया आए हैं विजिट पे। तो यानी एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बंदा इंडिया आया विजिट पे आया है इंडिया, और वो कौन है? इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, इन दोनों में से कोई भी है या दोनों ही विजिट पे आया, ऐसे में मैंने आपको सिखाया कि उससे केवल बेसिक कंडीशन 1 पूछते हैं, बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते। लेट्स से वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का है, विजिट पे आया है और इंडिया में आया है 190 डेज के लिए, 190 डेज के लिए, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर बेसिक कंडीशन 1 जो है वो पूरी हो गई, रेसिडेंट बन गया है। ओआर एनओआर के लिए वो एडिशनल कंडीशन चेक होंगी। लेकिन सर अगर वो लेट्स से विजिट पे आया है और लेट्स से 100 डेज के लिए आया है, तो बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई और इससे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते। यही तो आपने सीखा, बेसिक कंडीशन 2 पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते? एक्सेप्शन का केस है कि इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का हो, इंडिया आया हो विजिट पे, तो नहीं पूछते। लेकिन निर्मला जी कहती है सर एक मिनट रुकिए ना, अगर वो बंदा इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है, इंडिया आया है विजिट पे और बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं कर रहा है, तो आप एक बार सर डीमिंग प्रोविजंस का केस 2 चेक कर लेना। हमने कहा निर्मला जी क्या बोल रही हैं आप? कह रही हम बोल रहे हैं, फिर से सुनो। अगर एक बंदा इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन है और इंडिया आया है विजिट पे और बेसिक कंडीशन 1 पूरी कर देता है, तो डीमिंग प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन 1 पूरी नहीं करता तो बेसिक कंडीशन 2 तो पूछते ही नहीं है। पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। लेकिन निर्मला जी कह रही सर बेसिक कंडीशन 2 तो नहीं पूछते, लेकिन केस 2 जो है ना, डीमिंग प्रोविजन का, जो सर आपको पढ़ाने वाले हैं वो उसी बंदे के लिए है, वो जरा चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो केस 2 की वो चारों कंडीशन पूरी कर रहा हो। अगर केस 2 की वो चारों कंडीशन पूरी कर रहा है तो वो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर सर नहीं पूरी कर रहा है तो ठीक है नॉन रेसिडेंट, क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 पूरी करी नहीं, केस 2 की वो कंडीशन नहीं पूरी कर रहा है डीमिंग प्रोविजन की, तो नॉन रेसिडेंट। समझ पा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ के देखते हैं, आइए। केस नंबर 2, अंडर दिस केस an individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if we satisfy following 4 condition। 4 कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो हम आपको डीम्ड कर लेंगे कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। और सर कौन सा? पहली, ही इज एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो आपने डीमिंग का केस 1 पढ़ा उसकी जो पहली कंडीशन थी और इसकी जो पहली कंडीशन है केस 2 की, दोनों में कुछ अंतर है कि सेम है?
है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? उसमें केवल इंडियन सिटीजन था, यहां इंडियन सिटीजन भी लिखा है और इंडियन ओरिजिन का भी लिखा है। दूसरी कंडीशन एग्जैक्टली सेम है जो केस 1 में थी, एग्जैक्टली सेम है कि आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा हो, हिज टोटल इनकम other than income from foreign sources exceeds 15 lakh during the relevant previous year। दूसरी तो एग्जैक्टली सेम। तीसरी कंडीशन, आप इंडिया क्यों है भैया? ही कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब इतनी बात से जैसे ही मेरे दिमाग में ये पहली बात जा रही है, देखते जाना, हम आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका हो सकता था कि ये चार्ट मैं आपको पढ़ाता और रटवा देता, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। जैसे ही मेरे दिमाग में ये पहली बात जा रही है एंड ये तीसरी बात जा रही है, ये दो जाते ही कि वो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया आया विजिट पे, ये जाते ही मेरे दिमाग में एक्सेप्शन नंबर 2 दौड़ पड़ी। एक्सेप्शन 2 में यही लिखा था, मैं आपको लेके चलता हूँ, मतलब के चेहरे से लग रहा है कि रात गई बात गई, ऐसा वाला टाइप चल रहा है आपका। एक्सेप्शन 2, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who came into India during the previous year on a, यही लिखा था कि भाई इससे हम बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये केस 2 जब लगेगा, केस 2 तभी लगेगा जब आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के हो और आप इंडिया आए हो विजिट पे, तभी लगेगा। बाकी और भी 2 कंडीशन है, 15 लाख वाली और एक और भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ऐसे केस में बेसिक कंडीशन 2 वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल बेसिक कंडीशन 1 से होके हम गुजरे होंगे, और 1 अगर आपने पूरी कर दी होती तो आज यहां पे नौबत नहीं आती, केस 2 में जाना ही नहीं पड़ता। अगर आपने 1 पूरी कर दी होती तो हम डीमिंग प्रोविजंस में काहे जाते? तो 1 आपने पूरी नहीं करी, बेसिक कंडीशन 2 हमने आपसे पूछी नहीं, लेकिन निर्मला जी कह रही सर केस 2 देख लेना। नहीं, ऐसा तो नहीं केस 2 में आ रहा है। हमने केस 2 में क्या है कह रहा है, एक तो वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, दूसरा वो इंडिया आया हो विजिट करने का, ऐसे याद कर ले। फिर हाँ ठीक है, जरूरी ना कि सीक्वेंस में याद करें। और एक 15 लाख से ज्यादा, तीसरी जो कंडीशन ऐसे याद कर ले, 15 लाख से ज्यादा टोटल इनकम हो। हमने कहा अगेन ये गरीबों के लिए नहीं है इसका मतलब, ठीक है। हमने कहा सर चौथी बात क्या है? कह रही चौथी बात, साहब जिस साल का आप ये चेक कर रहे हैं कि वो डीमिंग प्रोविजन में आ रहा है कि नहीं, आप लेट से प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए चेक कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में वो 120 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा 60 डेज, कह रहा नहीं बेसिक कंडीशन 2 नहीं, कुछ और है, 60 का दुगना लिखा है। कितना लिखा है यहाँ पे? 120 डेज। 120 डेज या उससे ज्यादा उस साल होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा अल्टीमेटली वो जो बेसिक कंडीशन 2 थी उसी को तुमने बस मॉडिफाई किया है, बेसिक कंडीशन 2 को ही तो तुमने मॉडिफाई किया। निर्मला जी ने क्या किया? निर्मला जी ने कहा कि एक ऐसा बंदा जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया आता है विजिट पे, बेसिक कंडीशन 1 पूछते हैं और 2 वो वाली पूछते नहीं है, तो उसकी जगह 2 में ये पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर आंसर आता है अफर्मेटिव तो ये पूछ लेते हैं, उसके अलावा आंसर आता है अगर यस तो उसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि क्या तुम इस साल 120 डेज या उससे ज्यादा थे और पिछले 4 सालों में 365 डेज और उससे ज्यादा थे। अगर इसका भी आंसर उसका यस आता है तो उसे कहेंगे बधाई हो, तुम बन गए हो डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर फिर एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे? नहीं नहीं, डीमिंग प्रोविजन आ गई तो नॉट ऑर्डिनरी, एडिशनल चेक ही नहीं करनी। तो ये केस 2 की अब 4 कंडीशन क्या क्या, इधर देखिए मेरी तरफ, आपको याद होगी शायद, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, दूसरा विजिट पे आया हो, तो ये आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके दिमाग में एक्सेप्शन भी चलती रहेगी। तीसरा उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा, और चौथा नहीं वो तो समझ गया एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस। चौथी कंडीशन 120 डेज या उससे ज्यादा हो और पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। ये जो मैंने 120 डेज या उससे ज्यादा लिखा है, इसमें मैंने ये क्यों लिखा बट लेस देन 182 डेज? क्योंकि अगर 182 डेज या उससे ज्यादा हो गया तो बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो जाएगी, ये ड्रामे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? पक्का?
अब ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है। मान लो क्वेश्चन आता है जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है केवल, और इनकम दी ही नहीं है, बताई ही नहीं है कितनी है। क्वेश्चन आया, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल का, और इनकम का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं है कि 2 लाख कमाता है, 1 लाख कमाता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, कोई बताया ही नहीं। जब इनकम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम डीमिंग प्रोविजन लगा के क्या करेंगे। डीमिंग प्रोविजन की दोनों में, चाहे वो केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों में एक कंडीशन तो कॉमन थी कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इंडिया इज मोर देन 15 लाख। इनकम जब बताई नहीं है तो डीमिंग का मतलब नहीं है एग्जाम में। लेकिन अगर इनकम बता दे तो आप दिमाग और खोल लीजिएगा। इनकम बता रहे कहीं ऐसा तो नहीं डीमिंग में लगे। लेकिन पहले क्या चेक करोगे, बेसिक कंडीशन कौन सी, 1 की 2, दोनों, 1 भी और 2 भी। 2 भी जब मैं बोलता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 चेक करनी हो, अगर एक्सेप्शन में नहीं आ रहा हो तो ही चेक करना, नहीं तो चेक नहीं करना। और अगर वहां पे आपको यस आंसर मिल गया कि चेक कर ली, पूरी हो गई, तो डीमिंग में तब भी नहीं जाना, डीमिंग में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पूरी हुई तो आप डायरेक्टली उसको नॉन रेसिडेंट मत बोलना, पहले क्या चेक कर लेना, डीमिंग प्रोविजन केस 1 केस 2। अगर ये भी नहीं पूरा हुआ ना कि वो केस 1 में जा रहा है ना वो केस 2 में जा रहा है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं। सबसे पहले केस 1 की तरफ दोबारा चलते हैं, यहां नहीं चलते, इसमें एक फ्रेश पेज खोल लेते हैं। हाँ, इधर मेरी तरफ देखिए। केस 1 में पहली कंडीशन क्या थी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन भी लिखा था, नहीं लिखा था। दूसरी कंडीशन क्या थी, 15 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए फॉरेन सोर्सेज की हटा। तीसरी क्या थी, किसी और कंट्री में टैक्स एप्लीकेबल ना हो। बस केवल ये 3 कंडीशन थी, पूरी हो जाती हैं, डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं। केस 2 में पहली कंडीशन क्या पड़ी, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। दूसरी, इंडिया, ऐसे याद करो, इंडिया आया, तीसरी वाली को दूसरी करके याद करो तो आपको इजी रहेगा। इंडिया आया हो विजिट पे। तीसरी, 15 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम हो फॉरेन सोर्सेज की हटा के। चौथी, जिस साल बात करें उस साल कम से कम 120 डेज हो, एंड लास्ट 4 इयर्स का टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा हो, तो आप डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। इतनी सी बात थी। अब जाके रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया इंडिविजुअल का। लेकिन अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए तो काम होगा नहीं। तो आज की क्लास में अब आगे चल रहे हैं अपने लोग क्वेश्चंस की तरफ। आओ, अब बताओ, किसी कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। डीमिंग प्रोविजन में अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी बात आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। केस 1 में तभी जाएंगे जब बेसिक कंडीशन 1 भी नहीं पूरी हो रही होगी और बेसिक कंडीशन 2 भी नहीं पूरी हो रही होगी, तो ही डीमिंग में जाएंगे, नहीं तो डीमिंग में नहीं जाएंगे। केस 1 का नोट 2, केस 1 के नोट 2 में केवल ये लिखा है बेटा कि ये जो 15 लाख रुपए की इनकम है, इसमें केवल हम टैक्सेबल इनकम को ही कंसीडर करेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, केवल टैक्सेबल इनकम को कंसीडर करेंगे। तो बस लिखा है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, आपको ये मैं ऑलरेडी ओरली बता भी चुका था कि डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर दोनों को ही हम इंडिया में काउंट करते हैं। जिस दिन आया और जिस दिन गया दोनों को इंक्लूड करते हैं जब दिन निकालते हैं। इसके अलावा जो सेकंड बात लिखी है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स ऑल्सो। ये क्या है सर, टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स जैसे है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, कहां पढ़ा ये, किसमें? अच्छा, और आपने कहां पढ़ा?
हमने पिछली क्लास में, अच्छा, ठीक है, हमने नीचे पढ़ा था पिछले बैच में, ओके, वही मैंने कहा। देखिए टेरिटोरियल वाटर लिमिट का मतलब समझते हैं। सपोज करिए, जैसे आपको पता है अपना जो वाटर है, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में है ना, कोई बीच में आप गए होंगे, मुंबई केरला बहुत जगह, तो लैंड के बाद जो कोस्टल एरिया शुरू होता है, कोस्टल लाइन जो समुद्र शुरू होता है, और लेट से आप वहां चले गए बीच के बीच में, नहाते नहाते आगे पहुंच गए, तो क्या आप इंडिया में है कि नहीं है? समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो पूरा समुद्र जो है वो इंडिया का पार्ट है क्या? नहीं। कोस्टल लाइन से, जो बेस लाइन होती है जहां से शुरू हो रहा है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 1 to 12, पानी को जो नापा जाता है ना, वो एनएम में नापा जाता है, नॉटिकल माइल्स में। जैसे आपको रोड नापनी हो तो किलोमीटर्स में नापते हैं ना, ऐसे ही पानी को नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। एक नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली 1.81853 किलोमीटर के लमसम होती है। ये मतलब ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, बाकी ऐसा नहीं, लिखने को नहीं आएगा, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉटिकल माइल्स, टेक्स्ट के पेपर में। तो हमारा जो पानी है 12 नॉटिकल माइल तक, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। वहां तक भी आप हैं तो हम इंडिया में ही मानेंगे। मान लो आप एक बोट में समुद्र के थोड़ा सा आगे जाके 5-6 नॉटिकल माइल्स आगे जाके वहां अपने बोट खड़ी कर दी, और आप वहीं रहते हो, पूरे साल वहीं रहे, आप इंडिया में थे कि नहीं थे? थे। 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर की लिमिट्स कहलाती हैं, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो इंडिया में वो भी है। समझ गए? मान लीजिए अभी कुंभ का मेला चल रहा है, तो बाहर से कोई आया हेलीकॉप्टर से, डायरेक्ट गंगा जी में कूद गया, नहा करके डायरेक्ट रस्सी पकड़ के हेलीकॉप्टर में चढ़ गया, वापस चला गया अपने देश, मान लीजिए इसे, तो क्या वो इंडिया आया कि नहीं आया? इंडिया में इंक्लूड करेंगे उसको। समझ गए आप बात को? ठीक है। अब उसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन 3 है, ये मैंने होमवर्क में दिया था, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर किसी का नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए, और जिनका आ गया है वो भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को कुछ और सीखने को मिले। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन, ये बहुत गौर किया करिए क्या चीजें लिखी है, इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950, इंडियन सिटीजन है, 1950 से मुंबई में ही रह रहे हैं। ही लेफ्ट फॉर चाइना ऑन 1 जुलाई 2019, 2019 में चाइना के लिए निकल गए, एंड कम्स बैक ऑन 7th of August 2024, determine his residential status for the assessment year 25-26। तो 25-26 के लिए निकालना है, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर 24-25। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि बेसिक कंडीशन पहली वाली पूरी हुई कि नहीं, जिसके लिए हमें देखना है कि कितने दिन आप इंडिया में रहे। वापिस कब आए हैं? कम्स बैक ऑन 7th August 2024, 7th August 2024 को आप वापिस आए हैं, तो अगस्त के अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो आप 0 दिन इंडिया में थे। समझ पा रहे हैं ना? आप चले गए थे इंडिया छोड़ के 1 जुलाई 2019 को, वापिस आ रहे हैं 7th August 2024। हमें ये निकालना है कि 1st अप्रैल 2024 से 31st मार्च 2025 के दौरान कितने दिन आप इंडिया में रहे हैं। तो अप्रैल में 0 डेज आप इंडिया में हैं, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में आप इंडिया में आए और 7 तारीख को आए। अगस्त कितने दिनों का होता है? 31। 31 में से 6 हटा दीजिए, 7 तारीख को आए तो 7वां दिन इंक्लूड करेंगे, तो 6 दिन हट गए, 31 माइनस 6, 25 डेज आप कह रहे हैं अगस्त के हो गए। इधर अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहें तो इधर देख लीजिए, अगस्त के 25 डेज हो गए, दिख रहा है आप लोगों को? सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर 31, भाई वापिस तो गया नहीं है तो पूरा मार्च तक लेते, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 एंड मार्च के 31। इसका टोटल किया गया तो इसका टोटल आया 237। आप लोगों ने घर पे निकाला था, तो जैसे कई बार क्या होता है, आंसर तो सही आ जाता है बट डेज के कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं थी, ये भी चेक कर लो क्योंकि इसके भी नंबर कट जाएंगे। आपका 237 ही आया था कि कुछ कम या कुछ ज्यादा आया था? 237 ही आया था, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई अगर 237 आ गया
तो बेसिक कंडीशन 1 जो है वो पूरी हो गई। अब ऐसे में बेसिक कंडीशन 2 की मतलब ही नहीं बनता, है ना। डीमिंग प्रोविजन, उसका भी मतलब ऐसे भी इनकम नहीं दी हुई। बेसिक कंडीशन 1 पूरी हो गई, लेकिन क्या हम यहीं पे इसको रेसिडेंट बोल करके अपना आंसर खत्म कर देंगे? नहीं जी नहीं, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ओआर है कि ये एनओआर है। ओआर और एनओआर के लिए हम चेक करते हैं दो एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेसिडेंट हो, और दूसरी एडिशनल कंडीशन, पिछले 7 इयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में हो। तो आइए अगर बात करते हैं पिछले सालों की, तो पिछले साल जैसे 24, 25 को भी गिनेंगे कि इसको छोड़ के पीछे जाएंगे? इसको छोड़ के पीछे 10 साल। अब बहुत ध्यान से इधर देखना, बहुत ध्यान से, ये टेबल कैसे बनाई है मैं आपको समझा देता हूं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 24-25 को आपने कहा छोड़ दीजिए सर, तो प्रीवियस ईयर 23-24 से शुरू किया गया। एक मिनट देख लीजिए सभी लोग, प्रीवियस ईयर 23-24 से शुरू किया गया, 23-24 से, है ना। 23-24 में कितने दिन इंडिया में था? 0। क्यों सर 0 दिन इंडिया में था? क्योंकि सर वो 1 जुलाई 19 को चला गया था, वापिस आया है 7 अगस्त 2024 को। तो इसका मतलब है 1 जुलाई 19 मतलब 19-20 वाले प्रीवियस ईयर में चला गया था, थोड़े दिन रह के वापसी आया 24-25 में। तो बाकी बीच के जो साल हुए 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इस दौरान वो 0 दिन इंडिया में था। इंडिया में था ही नहीं, तो इंडिया में नहीं था, तो स्टेन प्रीवियस ईयर नील। ऐसे में पिछले 4 सालों की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने ये लिखा कि अगर बेसिक कंडीशन 1 नहीं पूरी होगी तो हम 2 चेक करेंगे, बट यहां पे जब आप 0 दिन है तो 1 भी पूरी नहीं हो रही, 2 भी नहीं पूरी हो रही। 2 क्यों नहीं पूरी हो रही? बेसिक कंडीशन 1 भी नहीं पूरी हो रही, बेसिक कंडीशन 2 भी नहीं पूरी हो रही, 2 क्यों नहीं पूरी हो रही? 4 इयर्स तो छोड़ो, पहले तो करंट ईयर में 60 डेज तो होने चाहिए बेटा। करंट ईयर में कितने दिन रहा है वो? 0। ना 1 पूरी हो रही है ना 2 पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ नील के बाद यहाँ डैश लगा दिया, हमें निकालना ही नहीं है पिछले 4 साल में तुम थे कि नहीं थे। इसी साल जब 0, तो ये यानी कौन सी बेसिक कंडीशन है सेटिस्फाई करी? कोई भी नहीं, नन। तो ये क्या बना इस साल? क्या बना? नॉन रेसिडेंट। ऐसे करके हम एक एक साल पीछे जाएंगे, 10 साल। हमें चाहिए कि किसी भी 2 सालों में वो रेसिडेंट बन जाए। अगर वो पहले ही बन गया तो हम और पीछे नहीं जाएंगे। आप देखिए हमने पूरे 10 लिखे ही नहीं है, पूरे 10 साल हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम पीछे जाते गए। जहां पे हमको अगर 2 रेसिडेंट मिल गए तो हमारी वो एक कंडीशन पूरी हो गई, फिर और पीछे जाके लिखने का फायदा नहीं बनता। समझ रहे हैं बात को? ओके, फिर 23-24 से और पीछे गए, 22-23 आया, इस दौरान भी वो एक भी दिन इंडिया में नहीं था, डैश कर दिया, कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई, नॉन रेसिडेंट। 20-21 में नहीं था, डैश, नन, नॉन रेसिडेंट। मतलब 21-22 में भी नहीं था और 20-21 में भी नहीं था। ये 4 साल तो वो था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया था इंडिया छोड़ करके 1 जुलाई 2019। सर 1920 में था क्या? हाँ, 1 जुलाई 19 को गया था, तो अप्रैल 2019 में, मई 2019 में, जून 2019 में और जुलाई का एक दिन इंडिया में था। तो यानी इस दिन, इस साल की अगर बात करें तो अप्रैल 30 दिनों का, मई 31, जून 30 और जुलाई का एक दिन। हमें ये निकालना है कि कितने दिन इंडिया में था, कि ये निकालना है कितने दिन इंडिया के बाहर था। कितने दिन इंडिया में था मतलब हमें अप्रैल से 1 जुलाई लेना होगा कि 1 जुलाई से 31 मार्च? मतलब हमें कौन से दिन कैलकुलेट करने हैं? 1 अप्रैल 2019 से जब ये बाहर गया 1 जुलाई 2019 वहां तक के, कि जब बाहर चला गया 1 जुलाई 2019 वहां से 31 मार्च 2020 के, कौन से? 1 अप्रैल से 1 जुलाई। अब समझ गए ना, हमें ये निकालना है कि कितने दिन वो इंडिया में था। तो भैया अप्रैल के 30 दिन आपने बताया, मई के 31, जून के 30 और जुलाई का एक दिन जिस दिन गया उसको इंडिया में जोड़ते हैं, 92 डेज। बेसिक कंडीशन 1 तो पूरी नहीं हुई है, 182 डेज वाली, लेकिन 2 वाले में एक पार्ट तो हो गया है कि 60 डेज होना चाहिए, वो तो पूरा हो गया। अब बात थी पिछले 4 सालों का डेटा। पिछले 4 सालों में 365 दिन कम से कम होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा था 1950 से तो मुंबई में ही रह रहा था, जुलाई 2019 में चाइना के लिए गया, तो पिछले 4 साल उससे पीछे जाएंगे अगर, तो 365 दिन आपके आराम से बन जाएंगे। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा कि इस साल के 365, इस साल के 365, इस साल के 3। अरे नहीं भैया,
इतना टाइम थोड़ी ना है। तो यानी इसी के आगे लिख दिया कि हाँ पिछले 4 सालों में इसका स्टे 365 था, मतलब था इससे ज्यादा ही, क्योंकि बाहर गया ही नहीं है। तो अपनी बेसिक कंडीशन जो सेकंड वाली है वो पूरी हो गई है। समझ पा रहे हैं आप कैसे सेकंड वाली पूरी हो गई? आपको मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन से कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। एक और प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ देख पा रहा हूं कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप सही से नहीं लिख पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी बातें बता नहीं पाते। अपनी बातें नहीं बता पाएंगे तो वो नहीं समझेगा, वो आपकी पत्नी नहीं है कि आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाएगा, ना आपका पति है। उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो वो मार्कशीट में झलकेगा। समझ रहे हैं? तो ये बताना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो बताने का क्या तरीका होगा भाई? अब एक एक साल अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबा आंसर लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन 100 नंबर का आ जाएगा, अपने साथ 5 नंबर लाएगा ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हैं? अभी मैं डाउट में आऊंगा बाद में, ठीक है ना, पहले इसमें। तो ये सेकंड कंडीशन। और फिर बताओ ये रेसिडेंट बना कि नॉन रेसिडेंट बना? रेसिडेंट। अब मैं पीछे और गया 18-19। 18-19 में तो ये पूरे 365 डेज इंडिया में था। यस और नो? पिछले 4 सालों में भी था, लिखते या डैश भी कर देते तो भी चलता, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी हो गई है। फर्स्ट कंडीशन पूरी, रेसिडेंट। अब आप देखिए हम आगे गए ही नहीं, क्योंकि हमें 2 रेसिडेंट मिल गए, जबकि हमने लिखे कितने, 1 2 3 4 5 6 साल लिखे। 4 साल और पीछे जा सकते थे, 10 साल जाने थे, लेकिन वो 4 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? रेसिडेंट बन गया। अगर जाते भी तो उनमें भी वो रेसिडेंट ही निकलता। लेकिन अब बात आती है एडिशनल कंडीशन जो सेकंड वाली है कि पिछले 7 इयर्स में आप 730 डेज इंडिया में होने चाहिए, जिसमें मैंने पूरे 7 साल लिख दिए। पूरे 7 साल 24-25 का निकाल लें, उसको छोड़ के पीछे के 23 24 22 23 ऐसे करके आप गिन सकते हैं। तो 7 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें आप देखिएगा 23 24 से लेकर के 20 21 तक तो वो इंडिया में था ही नहीं। मतलब 20 21 से 23 24 तक तो इंडिया में था ही नहीं, तो जीरो लिखा गया। 19 20 में बात करें तो 19 20 में अभी आपने निकाला 1 जुलाई 19 को गया था, तो 92 डेज अभी ऊपर भी निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई का एक दिन, है ना। तो 92 डेज 18 19 में पूरे 365 दिन, 17 18 में 365 दिन, टोटल किया 822 आ गया। 730 से ज्यादा ही आ गया है, मैं तो 730 या उससे ज्यादा चाहिए। एडिशनल कंडीशन 2 भी पूरी हो गई, 1 भी पूरी हो गई, और रेसिडेंट तो बन ही गया था, तभी यहां तक पहुंचे थे, नहीं तो हम एडिशनल कंडीशन में जाते ही क्यों। इसलिए ये बन गए हैं भाई साहब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। हेंस मिस्टर ए इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। इसके अलावा भी ऊपर समझाया है, ये जब लिखा गया मिस्टर ए हैज स्टेड इन इंडिया फॉर, दिन लिख दिए गए। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरी बात एक बार एक चीज और समझा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ लिखा है सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आपको यहाँ ये केवल नहीं लिखना, आपको इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ब्रैकेट में विच इज कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्या कंडीशन थी? हाँ, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसको क्या पता है बेसिक कंडीशन 1 क्या है? तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये आपके रेफरेंस के लिए, बट इसको थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करना पड़ेगा। उसको क्या पता बेसिक कंडीशन 1 क्या है, थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। देयरफॉर मिस्टर ए शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स मिस्टर ए आल्सो सेटिस्फाइड 2 एडिशनल कंडीशन, नेमली ये एडिशनल कंडीशन लिख दी यहाँ पे, ये इज रेसिडेंट इन 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, और दूसरी his stay in India is also more than 730 days in 7 previous year। ठीक है, अब आप अपना डाउट पूछ लीजिए। समझ गई? हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं हमको पूरा सुन लीजिए, तो हो सकता है शायद डाउट खत्म हो जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो आपको है ना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, ये लिख लिख करके ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे लिखना है एग्जाम में। सिर्फ देखने से नहीं होगा, जब आप लिखने बैठेंगे 1 बार 2 बार 3 बार लिखेंगे, हो सकता है पहली बार आपको देख देख के लिखना पड़े कि सर ने क्या समझाया, इसके बाद कैसे लिखते, तब जा करके आप थोड़ा सा हाथ सेट होगा आपका। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है कि आता है उसको सही से प्रेजेंट भी हम कर पा रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेट एग्जैक्टली यही करना है। तो ये आप एक इसको ले सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि हमने कोई और अपने तरीके से किया, आपको ठीक लग रहा है पढ़ने में, तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ने वाले को समझ में आनी चाहिए आपकी बातें।
कोई भी कैलकुलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसका कैलकुलेशन की वर्किंग ही नहीं दिखा रखी है, कैलकुलेटर में आपने सॉल्व किया और उसको लिखा है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट आंसर कोई ना हो सकता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, क्या लगता है आप कितना टाइम देंगे इस क्वेश्चन को अगर 5 नंबर में आया तो? भाई पूरा पेपर आपने करना है, 60 नंबर का इनकम टैक्स, 40 का जीएसटी कस्टम, 3 घंटे का टाइम है, 100 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है, 30 मिनट तो ऐसे ऐसे इधर उधर निकल जाते हैं आपके, बी शीट दे दो, ये कर लो वो कर लो, उसको झांक लें इसको झांक लें, कैलकुलेटर उठा ले, पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, ये पी लें वो, है ना, गर्मी सर्दी, तो बचे 150 मिनट। 1.5 मिनट हो गए आपके पास हर एक मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए 1.5, तो अगर 5 नंबर मानते हैं तो करीब 7 साढ़े 7 मिनट में आपको उसको करना पड़ेगा। अभी सुनने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो, घर पे करके देखिएगा, हो जाए आपसे 15-20 मिनट से पहले तो बताइएगा। होने का मतलब है कि प्रॉपर है, ऐसा कि आप जो एग्जाम में करने वाले वो राइटिंग, जो आप एग्जाम में आपको लगता है हम सजा सजा के लिखेंगे, अब ये हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो वही सा, तो नहीं तो फिर आप क्या होगा ना, फिर आखिरी में बच्चा पैनिक करता है, और क्वेश्चंस पढ़ने का भी अगर आपके पास समय नहीं रहेगा आखिरी में, तो फिर आंसर कैसे करेंगे? इसलिए स्पीड बड़ी जरूरी है, स्पीड आएगी, घर पे जवाब बार बार इसको प्रैक्टिस करें। आगे चलें, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिस्टर स्टीव, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, comes to India for 100 days every year. Find out his residential status for assessment year 25-26. कह रहे हैं सर ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, हर साल 100 दिनों के लिए इंडिया में आते हैं। कितने दिनों के लिए? हाँ, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, बिल्कुल डेट टाइम सब देख के 100 दिनों के लिए आते हैं। इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है 25-26 के लिए, तो बड़ा आसान है, आप खुद एक बार टाइम लेना चाहें तो ले सकते हैं, आंसर नहीं पढ़ना, अपना टाइम ले लो फिर डिस्कस करते हैं। डिम्पल कह रही हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे हैं। अरे वो छोड़ो, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सब छोड़ दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर भरोसा करके आप आए ना, सब छोड़ दिए मेरे ऊपर, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, बाकी सब मेरी टेंशन, हम ले लेंगे सारी टेंशन, आप सिर्फ पढ़ लीजिए डिम्पल। ये क्वेश्चन करके बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग को नोट्स मिल गए कि नहीं? हमने ऐप पे अपलोड करा दिए थे। नहीं मिले तो ऑफिस वाले नंबर बेटा कॉल करके मांग लो, ऐप पे चेक करो पहले, उसमें पड़े होंगे, नहीं तो ऑफिस वाले नंबर पे मांग लो। नंबर है ऑफिस वाला? मैं नंबर लिख देता हूँ, इस पे कॉल कर लीजिएगा।
पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। दूसरी हो रही है। दूसरी में कम से कम 60 डेज होना चाहिए, वो है। और पिछले 4 साल तो बताए नहीं है। 365 होना चाहिए, वो है कहां डेटा बताया? 100 डेज के लिए हर ईयर आता है, तो पिछले 4 सालों का हो गया 400, हमें तो 365 चाहिए, तो पूरा हो रहा है। रेसिडेंट तो बन गया सभी का रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है, कौन सी, पहली कि दूसरी? दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, कि दूसरी नहीं पूरी हो रही, पहली पूरी हो रही है? हैं? पहली तो पूरी हो जाएगी, एडिशनल कंडीशन पहली तो पूरी हो ही रही है, दूसरी नहीं पूरी होगी। वो बात अलग है कि दूसरी पूरी नहीं हो रही तो आप पहली चेक ना करिए, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दें, पहली पूरी हो रही है बेटा। पहली में 10 साल में 2 साल रेसिडेंट चाहिए, पहली एडिशनल कंडीशन तो पूरी हो रही है। एडिशनल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक की नहीं। भाई हर साल अगर 100 दिन के लिए आता है तो हर साल वो बेसिक कंडीशन 2 तो पूरी कर ही रहा था। 60 दिन और पिछले 4 सालों का 362 दिन, तो 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 10 के 10 साल रेसिडेंट निकल रहे हैं। एडिशनल कंडीशन 1 तो पूरी हो ही रही है, हो रही है कि नहीं? पक्का? एडिशनल कंडीशन 2 नहीं पूरी हो रही है। 7 सालों में 700 ही दिन हुए, 100 साल के हिसाब से 100 इंटू 7 700 डेज हुए, हमें चाहिए 730, तो एडिशनल कंडीशन 2 नहीं पूरी हुई। अब 1 नहीं भी चेक करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग ने जो बोला इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग कह रहे 1 भी नहीं पूरी, 1 पूरी हो रही। अब ये बन गया क्या? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। पढ़ के देखते हैं। स्टेप 1, द टोटल स्टे ऑफ स्टीव इन द लास्ट 4 preceding years is 400 days and his stay in India during the previous year is 100 days. Since he satisfied the second basic condition, he is resident. Step 2, since his total stay in India in the last 7 years preceding the previous year is 700 days, he does not satisfy the minimum requirement of 730 days in 7 years. Therefore, the residential status of Mr. Steve for the assessment year 25-26 is resident but not ordinarily resident in India. क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये 100 डेज ना होते, बहुत ध्यान से समझना, 120 डेज होते, बाकी सब कुछ सेम, आप नहीं काटा पीटी करना, आप सिर्फ हमको आंसर बताना। अगर 100 की जगह 120 होता तो भी क्या आपका आंसर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता, NOR होता, कि आपका आंसर चेंज होता? अगर टाइम चाहिए तो टाइम भी आप ले सकते हैं। चेंज होता क्या? क्या होता? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता? नहीं, हाँ, क्या होता फिर? NOR ही रहता, मतलब रेसिडेंट रहता लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाला। सही से चेक कर लिया है? क्या चेक किया? एक और बेसिक कंडीशन भी तो है, सेकंड वाली। यानी पिछले 10 सालों में सर ये 2 साल क्या एक भी साल रेसिडेंट नहीं था, तो एडिशनल कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई कह रही है। वो तो हमने बताया 100 दिन वाले में पूरी हो रही थी। एडिशनल कंडीशन के लिए, पहली वाली के लिए रेसिडेंट होना चाहिए, तो 60 दिन तो है ही ना। बेसिक कंडीशन 2 चेक करो ना भाई, रेसिडेंट कैसे बनता है? या तो बेसिक कंडीशन 1 पूरी कर दे या 2 पूरी कर दे। पिछले 10 सालों में 1 नहीं पूरी कर रहा है बेसिक कंडीशन, लेकिन 2 तो पूरी कर ही रहा है। बेसिक कंडीशन 2 भी तो पूरी कर रहा है, जीता चेक करो, कर रहा है। और एडिशनल कंडीशन 2, मतलब एडिशनल कंडीशन 1 भी पूरी हो गई है और 2 भी पूरी हो गई है। पक्का आप संतुष्ट हैं? आर यू श्योर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट कितने लोग कह रहे हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट? ठीक है। और अगर मान लो यानी 120 दिन में ऑर्डिनरी बता रहे हैं, अगर 110 दिन कर देते हैं, बोलो। आप यूज कर सकते, मोबाइल कैलकुलेटर नहीं लाए? कैलकुलेटर आप लोग लाया करिए हैं, एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर।
और कौन कौन लाए, एक बार कैलकुलेटर हमको दिखा दो। लाए हैं बैग के अंदर, निकाल लिया करो पहले। एक बार ऊपर करो ना, हम भी अपना दिखा दे रहे, कैलकुलेटर हम भी लाए हैं। आप लोग भी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। और बहुत से बच्चे नहीं लाए हैं। कौन कौन नहीं लाया है, हैंड रेस करो। काहे, कुछ तो ग्रुप 1 पढ़ के आए, उनको पता था कैलकुलेटर लाउड है। पता तो सभी को होगा ना, पता था ना कि नहीं कि फिर काहे नहीं लाए हैं। या तो मैथ्स इतनी तेज हो आपकी, वो भी है नहीं, वो भी डिब्बा गोल है। इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेटर लाओ किया, वो लाते नहीं है। मोबाइल नहीं यूज करना, अगली क्लास से लेके आना, ठीक है, ले आएंगे, है ना सभी के पास। हाँ बताओ, 110 दिन में क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? हमको नहीं लगता है, पक्का। एडिशनल कंडीशन 2 पूरी हो गई, चेक कर लिया है। तो लोग तो समझदार बन गए हैं। अच्छा, 105 दिन में बताओ, 105 दिन में क्या वो है, हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा, पक्का। कितने दिन हो जाते हैं, 105 इंटू 735, और 104 कर दें अगर, तो मतलब 105 में तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट आंसर है, 104 कर दें तो, अरे डिलीट हो जाओ, हाँ 104। अब होगा ऑर्डिनरी, क्या होगा, एनओआर होगा, पक्का। 105 में, अच्छा 90 में ओआर रहेगा कि एनओआर रहेगा, 90 में, और 104 में एनओआर रहेगा, 104 में, 105 में ओआर रहेगा, ठीक है ना। 103 में एनओआर रहेगा, ठीक है, सही बता रहे हो। अच्छा 90 में एनओआर की ओआर, सबको एनओआर ही लग रहा है, कितने लोगों को एनओआर लग रहा है 90 में। गलत है, 90 में एनओआर नहीं है, एनआर है। 90 में वो नॉन रेसिडेंट है, 90 में वो रेसिडेंट ही नहीं है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तो छोड़ ही दो, अगर ये 90 होता तो रेसिडेंट कहां है वो। बेसिक कंडीशन 2 कहां पूरी हुई, पिछले 4 सालों में कितना हुआ, 360 चाहिए कितना, कहां पूरी हुई, एनओआर नहीं है, क्या है, एनआर है। दिमाग चाहिए टैक्स में, 90 में एनओआर नहीं है, 91 में मन नहीं, क्या होता आंसर बताओ, ओआर एनओआर एनआर नहीं, कुछ नहीं होता है, नॉन रेसिडेंट है 91 में, 92 में कौन सा रेसिडेंट, केवल रेसिडेंट से वर्ड नहीं चलेगा, पूरा बताइए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, केवल रेसिडेंट से कुछ नहीं होता। 92, 92 डेज बताओ, एनओआर रेसिडेंट है, तो यानी कुल मिला के अगर इसको समराइज कर दें, इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यही लगा लिए पूरा। अगर अप टू, सेम यही क्वेश्चन अगर आता है, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं जो मैं लिख रहा हूं, इस तरीके का कि हर साल वो इतने दिन का आता है, अगर अप टू 91 डेज के लिए वो एवरी ईयर आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है 91 डेज या उससे कम, 91 डेज या उससे कम, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो बताओ, नॉन रेसिडेंट। क्यों नॉन रेसिडेंट, ना बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई है, ना 2 पूरी हुई है। लेकिन अगर बोल रहा है फ्रॉम 92 डेज टू 104 डेज एवरी ईयर, 92 से 104 दिन के बीच का कुछ भी दिया है, 92 से 104 तक का कुछ भी दिया है, तो क्या बनेगा,
NOR बनेगा, रेसिडेंट तो बन जाएगा, लेकिन वो एडिशनल कंडीशन 2 नहीं पूरी कर रहा होगा, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जा रहा है दिमाग में? और अगर नाइन 105 डेज ऑनवर्ड्स दिया है एवरी ईयर, तो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। तो इसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया और दिमाग में भी बैठा लिया, ताकि एग्जाम में टाइम कम लगे। तो भूल जाना तो निकाल लेना, आलस मत करना। समझ में आ गई अब आपको बात? पक्का? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो ये तो हो गया। और ये उसको बताया होगे क्या? ये सीक्रेट हमारे और आपके बीच का है, ये कहीं बताना नहीं किसी को भी। ये हमारे और आपके बीच का ही, लिखा नहीं मिलेगा आपको। ये तो हम जब पढ़ा करते थे तो खाली रहते थे, ये सब खुरापात निकाला करते थे। हाँ, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ये नहीं। चलो, इलस्ट्रेशन 5 करें। 5, डॉक्टर ए, एन इंडियन सिटीजन and a professor in IIM Lucknow, left India on 15 September 2024 for USA to take up professor job in MIT, USA. Determine his residential status for assessment year 25-26. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर नहीं देखिएगा प्लीज, करिए। आप लोग को ऐसे गिनना पड़ता है क्या? 30, 31, कौन कौन गिनते हैं ऐसे क्या? ऐसे क्या कुछ बोलते हुए गिनते हैं? कैसे गिनते हैं? आप गिन देंगे? हाँ, चलो फरवरी, वो तो हमें पता है, लेकिन कुछ, हाँ वो तो हमें पता है, और कुछ बोलते भी हैं। अच्छा, पहले के लोग कुछ बोलते थे, मैं याद नहीं आ रही, वो कहावत टाइप की बोलते थे, मैं याद नहीं आ रही है। जनवरी, फरवरी, ये जानिए, अप्रैल, मई, 30, ऐसा कुछ बोलते थे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। बट वाकई आप लोग को गिनना पड़ता है, मतलब ऐसे ही महीना आते हुए दिमाग में नहीं आता कि अप्रैल 30 का है, मई 31 का है। ये बैठ के किसी दिन याद कर लेना, एग्जाम में पता चले 3 घंटे पेपर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बगल में सर ने बोला क्या कर रहे हो? अरे सर गिनती बुलवा दी। ये बैठ के, ये छोटी छोटी चीजें ये दिमाग में बैठा लेना भैया, वो तो चेंज होगा नहीं। मोदी जी ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं कि अब से अप्रैल जो 31 दिन का कर दिया है, जुलाई को 28 दिन का कर देते हैं, अभी तो ये नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं वो भी, कर सकते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे भाई। 15 सितंबर 2024 को इंडिया आया है कि इंडिया गया है? इंडिया गया है। आपको ये निकालना याद रखिएगा कि कितने दिन इंडिया में है, तो मतलब 15 सितंबर 24 से 31 मार्च 25 तक के दिन निकालोगे, कि 1 अप्रैल 24 से 15 सितंबर 24 के दिन निकालोगे? 1 अप्रैल से 15 सितंबर के करो। दोनों बेसिक कंडीशन पूछोगे इससे, केवल पहली, दूसरी नहीं पूछोगे। क्यों? एक्सेप्शन में जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखी थी, पूरी बात क्या लिखी थी? नहीं, प्रोफेसर बनने तो जा रहा है, एक्सेप्शन जब पढ़ाई थी, कौन लेफ्ट इंडिया, ही कौन? हाँ, इंडियन सिटीजन। क्या ये इंडियन सिटीजन है? हाँ ठीक है, इंडियन सिटीजन है, जॉब के लिए इंडिया छोड़ के गए, इसलिए बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछेंगे। निकाल लीजिए आराम से, दिन कैलकुलेट कर लीजिए। बेसिक कंडीशन 1 अगर पूरी होती है तो रेसिडेंट है, नहीं पूरी होती तो नॉन रेसिडेंट है। सर यहाँ डीमिंग चेक करेंगे, नहीं बेटा कोई इनकम वगैरह तो कुछ बता ही नहीं है, डीमिंग का कोई मतलब बनता नहीं चेक करने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। कह रहे हम टेस्ट पेपर में ये लिखाएंगे क्या, क्योंकि आपने दी नहीं है, पैसे नहीं प्रोवाइड करे, आप कह रही है ना, पैसे नहीं प्रोवाइड करे, मतलब ये तो लैंग्वेज ऐसी गलत है, क्योंकि टोटल इनकम की डिटेल्स नहीं दी। पैसे कौन, वो सोचेगा आपको एग्जाम देने के लिए पैसे चाहिए तो टोटल इनकम की डिटेल्स नहीं दी, इसलिए हम। आपके बोलने आगे की लाइन आपकी,
डीमिंग प्रोविजन नहीं लगा रहे, नहीं ऐसा नहीं लिखने की जरूरत, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है आपको यहाँ। सिंपल अपना काम करिए और आगे निकल आइए। तुम लोग एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फ्रेश पेज से शुरू करते हो ना? ये क्वेश्चन के नीचे दूसरा एक लाइन छोड़ के। वत्सल क्या करते हो? फ्रेश पेज से वहीं से शुरू कर देते हो? वहीं से थोड़ी ना किया जाता है। हाँ हाँ, सब पार्ट एक में करते हो बाकी क्वेश्चन। और तुम वत्सल? बोलो क्या आंसर आएगा इसका? कितने दिन आ रहे हैं? 168। ओके, तो आंसर आप देख सकते हैं। डॉक्टर ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया who has gone out of country for employment will be governed by 182 days test only, and therefore second basic condition shall not be applicable. Dr. A stayed in India for 168 days only in the relevant previous year. ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, आंसर मैं छुपा लेता हूं, आपको भी मैंने नहीं दिया है। अब करिए, मैं पढ़ देता हूं। मिस्टर अनिल, एन इंडियन सिटीजन, leaves India on 22nd September 2024 for the first time to work as an engineer in France. Determine his residential status for assessment year 25-26. क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। मिस्टर अनिल, दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा आंसर और छुपा लेते हैं। मिस्टर अनिल, एन इंडियन सिटीजन, leaves India on 22nd September 2024 for the first time to work as an engineer in France. Determine his residential status. बहुत इजी है। हाँ, फिफ्थ वाले की तरह, बहुत समझदार बच्चे हो तुम, फिफ्थ वाले की तरह करो भाई, तारीफ करिए हमने। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर दो भाई। कृष्णा, गार्गी, डिम्पल, और भी बहुत हैं भाई, कुछ तो लिखो, अपना नाम ही लिख के भेज दो। कितना आएगा? 174 आ रहे हैं कि 175 आ रहे हैं? 175 कितने चुका रहे हैं? और 174 और है क्या, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? 175 डेज आ रहे हैं और नॉन रेसिडेंट सही है। इससे भी बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछेंगे, ठीक है? क्लियर? ये बात आपको लिखनी पड़ेगी क्या कि बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है? ये लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? इसका ये जो इलस्ट्रेशन 5 में जैसा आंसर लिखा है ज्यादा बेटर है कि गवर्न बाई 182 days टेस्ट ओनली एंड देयरफॉर सेकंड बेसिक कंडीशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल। इस तरीके से मतलब आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, बढ़िया लाइन लग रही है। यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस अब इंडिविजुअल का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है?